नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। स्वागत है आपका। पुलिस यानी रक्षा का भरोसा। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या वाकई रक्षक है? दिल्ली पुलिस हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते व्यक्ति के पीछे कौन हेलमेट नहीं पहनकर बैठा है, ये दिन हो या रात हमेशा देख लेती है। दिल्ली पुलिस कार के आगे तो आगे, पीछे कौन सीट बेल्ट नहीं लगाकर बैठा है यह भी देख लेती है। दिल्ली पुलिस पिकेट लगाकर एक गाड़ी के पीछे ड्राइविंग के दौरान चालान से बचकर भागते आम नागरिक को देख लेती है, दौड़ा दौड़ा कर उसे पकड़ लेती है। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस नहीं देख पाती कि एक कार से टक्कर मारे जाने के बाद 12 किलोमीटर तक कार के नीचे घिसट कर मरने के लिए छोड़ी गई एक बेटी को। भारत की शक्ति के केंद्र में मौजूद राजधानी दिल्ली की पुलिस 1 घंटे से अधिक समय तक कार के नीचे शरीर की हड्डी टूटने तक, कपड़े फट जाने तक घसीटी गई बेटी को नहीं देख पाती। यह खबर सिर्फ एक बेटी की मौत की खबर नहीं है, उस विश्वास की भी मौत है जिसके दम पर बेटियां घर से काम करने के लिए बाहर निकलती हैं। यह खबर उस भरोसे की मौत की भी खबर है जो दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले रक्षक के तौर पर दिया था। तारीख 29 दिसंबर 2022। मौका था दिल्ली वालों को नए साल के जश्न पर सुरक्षा का भरोसा देना। दिल्ली पुलिस के एक नहीं 4 स्पेशल सीपी भरोसे का दावा करने आए। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होंगे जो दिल्ली के सिटीजन्स का जो सेलिब्रेशन का जो एक बोनाफाइड डोमेन है उसको हम लोग पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के दावे 2 दिन के भीतर कुचल दिए गए, घिसट कर दम तोड़ दिए। जब दिल्ली में अपने घर की इकलौती कमाने वाली 20 साल की बेटी को इस परिवार ने खो दिया क्योंकि दिल्ली पुलिस दावों का दम भरकर सन्नाटा खींचकर सो गई। दिल्ली पुलिस के 4 स्पेशल सीपी जो दावे दिल्ली की जनता को सुरक्षित नया साल मनाने के नाम पर दे गए, वो 48 घंटे भी भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर टिक नहीं पाए। नए साल का जश्न मनाती दिल्ली में 31 दिसंबर की रात घर लौटती बेटी को 5 कार सवारों ने 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा, लेकिन एक पुलिस वाला भी देख नहीं पाया, जबकि दावा था हजारों पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस का दावा नंबर 2 जो 12 किलोमीटर तक सड़क पर घिसते हुए दम तोड़ देता है। पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है अक्रॉस दिल्ली वो 16,500 से ज़्यादा का होगा। उसके अलावा 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा और 20 कंपनी से ज़्यादा जो आउटसाइड फोर्स है। मेन मकसद है वो है कि जो दिल्ली सिटीजन्स हैं वो न्यू ईयर को एक बेहतर तरीके से, फैसिलिटेटेड तरीके से उसको मना पाए। कहां थे वो 16,500 पुलिस वाले, 1000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले, 20 कंपनी से ज्यादा आउटसाइड फोर्स वाले? अगर थे तो फिर क्यों नहीं एक पुलिस वाले ने नहीं देखा इस कार से स्कूटी से घर लौटती बच्ची को टक्कर मारते? क्यों नहीं 1 घंटे से ज्यादा कार से घसीटी जाती बेटी किसी पुलिसकर्मी को नजर आई? पुलिस वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं, 1.5 घंटे गाड़ी चली है, 1.5-2 घंटे, मगर किसी ने नहीं देखा पुलिस वालों ने। 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद भी सड़क पर सुरक्षा इंतजाम की निगरानी करने आए। शायद कमिश्नर साहब की सड़क पर रहने तक सब कुछ चाक चौबंद दिखा दिया गया, क्या पता कमिश्नर के यू टर्न लेते ही खो गए दिल्ली के 3 थानों के बीच तैनात पुलिस वाले भी। 29 दिसंबर को 4 स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के ये दावा भी करके गए थे। विमेन सेफ्टी हमारा फोकस होगा। जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है इसमें 2500 से ज़्यादा
विमेन पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद दिल्ली सड़क पर क्यों इस कार के नीचे महिला सुरक्षा के दावों को घिसटने, खींचने और नुचने दिया गया? कहां थी 2500 महिला पुलिसकर्मियों की पलटन जो देश की राजधानी में नहीं देख पाई? एक बेटी को कार के पहियों के नीचे अपने शरीर के चीथड़े उड़ने तक घसीटते हुए। बेटी के साथ 5-5 लोगों ने गलत काम करा है। मेरी बेटी के साथ मारा है, कूटा है, नंगी करके गलत काम करा है और फिर उसको मार के गाड़ी के नीचे घसीटा है। गाड़ी के नीचे घसीटा है मेरी बेटी को। ये अभी तक साफ नहीं कि बेटी के साथ किस हद तक जघन्य अपराध किया गया, लेकिन जितना कुछ अभी सामने है उससे दिल्ली की जनता में गुस्सा है, क्योंकि एक बेटी मार दी गई, शायद जिसने दिल्ली के 4 सीपी के मुंह से अपनी सुरक्षा के लिए दावे सुन लिए थे। ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस, क्योंकि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है इसमें जो मूवमेंट है, लोग जो गाड़ियों में चलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो बहुत तरह के पॉसिबल वायोलेशंस होते हैं, कुल जो फोकस है वो ये फोकस है कि सेफ एंड सिक्योर तरीके से जो सिटीजन्स का जो राइट है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का वो अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो। था फिर दिल्ली पुलिस का ध्यान, क्या दिल्ली पुलिस का ध्यान राजधानी की दिल्ली की सड़कों पर महज कुछ घंटों के लिए था? क्या दिल्ली में नए साल पर सुरक्षा के दावों ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली थी? संभव है कि कोई सोचे 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में हर पुलिस वाला हर जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता, लेकिन जहां दावा हो कि पिकेट लगाकर, सैकड़ों पीसीआर लगाकर, सैकड़ों मोटरसाइकिल पर जवान नए साल पर दिल्ली वालों को सुरक्षा देंगे, वहां एक कार से घसीटी जा रही बेटी को कोई एक पुलिस वाला आखिर कैसे नहीं देख पाया? तकरीबन हर शिफ्ट में 350 से ज्यादा पिकेट लगेंगे और साथ ही जो हमारे जो पीसीआर जो एमपीवीज का डिप्लॉयमेंट है वो भी 1200 से ज़्यादा होगा और मोटरसाइकिल भी लगभग 2000 से ज़्यादा 2074 मोटरसाइकिल्स भी पूरे दिल्ली में गश्त करेंगी। सवाल सीधा सा, 16,500 पुलिस वाले, 1000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले, 20 कंपनी आउटसाइड फोर्स, महिला सुरक्षा का फोकस, 2500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी, हर शिफ्ट में 350 से ज्यादा पिकेट, 1200 से ज्यादा पीसीआर, गश्त पर 2074 मोटरसाइकिल वाले जवान। कहां थे ये सब जब दिल्ली के 3 पुलिस थानों के बीच सड़क पर 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक बच्ची घसीट कर ले जाई जाती रही और फिर सड़क पर बिना कपड़ों के उस बेटी का शव मिला? नया साल का वक्त था, सड़क पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो गाड़ी है, गाड़ी से जो लड़की की बॉडी है वो ड्रैग होकर जा रही थी और पुलिस को नहीं पता चला? जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी। अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा था नहीं। सुनकर दुख होता है पुलिस के इस बयान पर, जो अपनी नाकामियों पर यह कहकर पर्दा डालते हैं कि पीड़ित बेटी कार के नीचे लटकी थी तो पता नहीं चला, ऊपर होती तो पुलिस वाले देख पाते। लापरवाही एक नहीं कई हुई, जिसका नतीजा भी है कि जिस देश में पुरुषों के मुकाबले पहले ही बेटियों का घर से निकलकर बाहर काम करना आधा है, वो हिस्सा भी अब भयभीत है। ना भरोसा हो तो सुन लीजिए। मेरी भी बेटी है, अगर मैं गलत भेजूंगी तो इस तरह का डर लगा रहेगा क्या? आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उस दिन दिल्ली पुलिस के जिसके भरोसे महिलाओं की सुरक्षा सवालों में रहती है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं से जुड़ा अपराध 40% तक बढ़ गया है। 2021 में महिलाओं के अपराध के केस 13,892 दर्ज हुए हैं। 2021 में हर दिन 2 महिलाओं से देश की राजधानी दिल्ली में बलात्कार यानी कि रेप हुआ है। दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले सभी 19 महानगरों की श्रेणी में कुल अपराधों का 32.20% हैं। मतलब महानगरों में भारत के जितना अपराध महिलाओं
से होता है, महिलाओं के विरुद्ध होता है, उसका 1/3 अकेले देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां 31 दिसंबर की रात परिवार का पेट पालने का जिम्मा उठाती बेटी घर लौटती है तो टक्कर मारने के बाद 12 किलोमीटर तक घसीट घसीट कर उस बेटी को 5 दरिंदे मार डालते हैं। जगह है दिल्ली का सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन। भीतर पुलिस वाले मीडिया कर्मी को खींचकर बाहर करते हैं, फिर कैमरा पर्सन को धक्का देते हैं। इसके बाद सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के भीतर मौजूद मीडिया वालों को किस तरह धक्का देकर बाहर किया जाता है, आप देख लीजिए। दस्तक देता सवाल है, जो पुलिस वाले दिल्ली के 12 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीट कर एक जगह छोड़ दी गई बेटी को नहीं देख पाए, क्या वो सबकी आंख कान मुंह बंद करने के लिए मीडिया को धक्का देकर सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन से बाहर करते हैं? अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कार में 5 लोग 31 दिसंबर की शाम 7 बजे निकलते हैं। पुलिस एफआईआर के मुताबिक कार ने स्कूटी को टक्कर रात 2 बजे मारी। ये भी पता चला कि 1 जनवरी की सुबह 3:24 पर कंझावला थाने के तहत पीसीआर को कॉल आई कि एक कार में डेड बॉडी बंधी हुई है। ये भी पता चला कि सुबह 4:11 पर कंझावला थाने की पीसीआर को ये भी कॉल आई कि एक शव सड़क पर बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि आरोपियों ने लड़की को टक्कर मारकर क्या करीब 2 घंटे तक उसके शव को कार से घसीटा है? तब आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा को सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर मिलती हैं हादसे के चश्मदीद विकास की मां। विकास जो एक खाना पहुंचाने वाली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय हैं। विकास जिसने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से कार में एक लड़की को घसीटे जाते हुए देखा है। मेरे बेटे ने बस यही देखा कि लड़की घसीटती हुई जा रही है, बस कहता मम्मी मैंने देख के थोड़ा बहुत क्या नाम है थोड़ी दूरी पर पुलिस वाला भी था, मैंने उसको बोला पर वो अनसुनी कर गया। फिर उनका मैंने अपने साथ के वहाँ से बोला, मतलब जो ड्यूटी करते हैं उसको बोला, उनका ऐसा ऐसा बात है भाई। बस जो पास में पुलिस वाला था उसको इन्फॉर्म किया था, ये आप बता रहे हैं कि हाँ, उससे बोला था, उसने मुंह से बोला था कैसे ऐसे बात है भैया, देखो ऐसे ऐसे बात है, उनका उसने अनसुनी कर दिया। विकास की मां के दावों के मुताबिक चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने कार के नीचे लड़की को घसीट कर ले जाने की बातों को अनसुना किया। इसीलिए और बात समझने के लिए आज तक संवाददाता चश्मदीद विकास के पास ही पहुंचे। यहाँ विकास ने 2 खुलासे किए। पहला खुलासा ये कि पुलिस चौकी देखकर कार से शव खींच रहे लोगों ने यू टर्न मारा था। गाड़ी आई, मेरी और उस गाड़ी की आपस में टक्कर होने से बस बची गई थी, मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई तो मैंने अपनी बाइक संभाली। जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली तो उन्होंने वो गाड़ी मोड़ चुके थे रोहिणी की तरफ को, कंजावला वाले रोड पे रोहिणी की तरफ को मोड़ चुके थे। तो उधर उन्होंने चौकी थी थोड़ी सी 100-150 मीटर के दूरी आगे चौकी है एक, उन्होंने चौकी से पहले ही फिर वापसी यू टर्न गाड़ी मारी। यू टर्न जैसी गाड़ी करी उन्होंने, सिंगल रोड पर यू टर्न गाड़ी करी तो सिंगल रोड पर आवाज बहुत तेज आई गाड़ी की। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी के पीछे की साइड वो लड़की का सर लटक रहा था। चौकी पे उस टाइम पुलिस वाले बैठे हुए थे। अगर पुलिस चौकी को देखकर कार यू टर्न करके वापस 5 आरोपी निकलते हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि आरोपियों को अंदाजा था कि वो क्या कर रहे हैं? उनकी कार के साथ एक लड़की का शव टंगा हुआ है। इसके बाद अब आप चश्मदीद का दूसरा चौंकाने वाला दावा सुनिए, जिसके मुताबिक पुलिस को बताने के बाद भी पुलिस वाले सक्रिय नहीं दिखे थे। मैं देखकर चौंक गया, फिर थोड़ा बहुत अचंभा सा हो गया मुझे। तो मैंने अपने ऑर्डर पहले तो ऑर्डर रेस्टोरेंट गया जहाँ का मेरे पे ऑर्डर असाइन हुआ था। मैं अपने रेस्टोरेंट गया, वहां बहुत देर में सोचता रहा कि मैंने क्या देख लिया, थोड़ा अजीब सा अटपटंगा सा ही लगा। फिर बाद में मैंने ऑर्डर अपना पूरा करने के बाद मैंने रोहिणी सेक्टर 24 की तरफ जा रहा था, बेगमपुर थाने वाले रोड से। तो उस रोड पे 2 बाइक पे पुलिस वाले जा रहे थे, उनको मैंने रोका, उनसे बोला कि सर कंजावला रोड की तरफ ऐसे ऐसे गाड़ी है। उनको बकायदा मैंने कलर भी बताया था, अपने मेरे फोन का कलर वैसे ही है। तो मैंने गाड़ी का मेरे को उस टाइम मैंने गाड़ी तो कंफर्म नहीं देख पाया था कौन सी थी कौन सी नहीं। मैंने उनको इस तरह बोलता सर डिजायर जैसी गाड़ी है, डिजायर या स्विफ्ट जैसी गाड़ी है, आप एक बार देख लो, ऐसे ऐसे
गाड़ी गई है, कंजावला की तरफ को गई है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी। मगर नहीं जी, तू तो ठीक है ना। मगर हाँ, जा फिर हम देख लेंगे। पुलिस वाले को आपने कहा, तो पुलिस वालों को क्या रिस्पॉन्स था उस पूरे मामले में? कोई नहीं, नॉर्मली उन्होंने तो बस यही बात बोल दिया कि तू ठीक है, बस जा, हम देख लेंगे अपना। अब उनको उस टाइम देख लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर वो देख लेते तो शायद लड़के की क्या पता, वो जिस टाइम ये खबर पता चली है उससे बहुत देर पहले का मैंने बता चुका था, इन्फॉर्म कर चुका था। अब उस टाइम अगर वो लोग देख लेते तो शायद लड़की बच जाती। कार से स्कूटी की टक्कर, पुलिस को कार से शव घसीटे जाने की पीसीआर कॉल और चश्मदीद के मुताबिक पुलिस वाले की सूचना को अनसुना करने का दावा दिल्ली पुलिस की आपराधिक लापरवाही की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि समय रहते अगर दिल्ली की पुलिस सजग होती तो शायद 20 साल की बेटी को बचाया जा सकता था। पोस्टमार्टम आज जाकर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, फोरेंसिक की रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है, लेकिन पुलिस के किसी भी अधिकारी को आप सुन लीजिए, सब तुरंत इस मामले को सीधे सड़क दुर्घटना बताने में जुट गए हैं और नजर भी आते हैं। अब प्रश्न यह है कि पुलिस को आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? 12 किलोमीटर तक लड़की कार से घसीटी जाती है। दावा है कि पीठ और सिर की हड्डियां तक घिस गई। दावा यह भी कि शरीर से मांस निकलकर बिखर गया। शरीर की पीठ लगातार घसीटे जाने से दावा कि जली हुई मिली और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं मिला। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है। उसके तन पे कपड़ा नहीं होता, एक्सीडेंट होता है तो तन पे क्या कपड़ा नहीं रहते। एक्सीडेंट तो हमने लाश को कैसे फिसड़ जाएगी? घिसड़ नहीं सकती लाश को। इसको बलात्कार करके लड़की को फंसाया गया है और 8 किलोमीटर तक जो गाड़ी खींच के लाई है, 13 किलोमीटर तक वो गाड़ी चलेगी? वो गाड़ी नहीं चल सकती है, बैलेंस नहीं बन सकता है, गाड़ी का बैलेंस नहीं बन सकता है। और घसीट करके लाए, सुल्तानपुरी तक लाए घसीटते हुए। ये एक साजिश है और पुलिस दबा रही है केस को। क्या ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना का मामला है जहां हिट एंड रन की कोशिश में एक बेटी को बचाकर अस्पताल पहुंचाने की जगह घसीट कर मारा गया, या फिर बेटी के साथ दर्दनाक अपराध कुछ और भी हुआ? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में अटका हुआ है। क्या लगातार कार से घसीटने से शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं बचेगा, जबकि सर्दी की वजह से कई कपड़े पहने गए होंगे? जब किसी गाड़ी के पहिए के आगे एक ईंट रखने से गाड़ी का बढ़ना कठिन हो जाता है, तो एक लड़की के लटके होने के बाद कार कैसे चलती रही? आमतौर पर कोई हिट एंड रन का केस होता है तो तुरंत आरोपी किसी सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर 2 बजे की घटना के बाद 5 बजे आरोपी कार वापस करने पहुंचे। अगर मामला हिट एंड रन का ही है तो फिर आरोपी 12 किलोमीटर तक शव को घसीटते क्यों रहेंगे? इसीलिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरेंद्र सिंह से पूछा। जिस तरीके से क्राइम सीन पर जो लड़की की बॉडी की स्थिति थी, वो उसको देखकर अलग अलग तरह से कयास लगा रहे हैं कि ये कोई दूसरी भी घटना हो सकती है। क्या हुआ था पूरा हादसा, इसके बारे में देखिए, इनिशियली कॉल की गई थी कंझावला एरिया में, जिसमें ये बताया गया था कि एक कार से कोई व्यक्ति घसीटा हुआ जा रहा है। कुछ देर के बाद एक दूसरी कॉल कंझावला जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सड़क के पास नग्न अवस्था में एक महिला पड़ी हुई है। वहाँ की पुलिस टीम ने जब सारी बातें वेरीफाई की और कार का नंबर उन्हें मिल गया, तो कार में ऑक्यूपेंट्स जो थे उनको उन्होंने एप्रीहेंड किया। उनसे यह बात खुल के सामने आई कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और ये वो महिला है जो कि स्कूटी ड्राइव कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते वहां तक चली गई। यानी अभी पुलिस आरोपियों के दिए बयान पर ही चल रही है। तमाम सवालों का जवाब पुलिस को देना है, जिसकी एफएसएल टीम अब घटना स्थल से सबूत बटोरने में जुटी है। स्कूटी और गाड़ी में जो कोलिजन हुआ है उसकी जांच की गई है और जांच करके जो भी फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं वो हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया है आईओ को। सूत्रों के मुताबिक दावा यह आया कि एफएसएल को अब तक कार के भीतर से कोई अपराध का सबूत नहीं मिला,
लेकिन कार के नीचे से खून के निशान मिले हैं। इस बात का जवाब भी आना बाकी है कि कहीं दरिंदगी के अपराध को दुर्घटना बताने की जल्दबाजी दिल्ली की पुलिस तो नहीं कर रही। नववर्ष के पहले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर ताबड़तोड़ वारदात से दहल गया। सबसे बड़ी वारदात राजौरी जिले की है, जहां पर आतंकवादियों ने घर में घुसकर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। बड़ी बात यह कि इस वारदात के कुछ ही घंटे बाद आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई। इस हमले के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 10 लाख रुपए मुआवजा हर परिवार को देने का ऐलान किया। ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जख्मी बहुत हुए। एक बच्चा क्यों नहीं ढूंढा? बच्चे मर गए। हमारे बच्चे जो डेथ हुई बच्चों की, वो वापस दे दो, हमारी यही मांग। इस आक्रोश की वजह जम्मू के राजौरी का डांगरी गांव, जो नए साल पर सुबह सुबह आईईडी ब्लास्ट से दहल गया। क्या है? आईडी ब्लास्ट हुआ है वहीं पे। चलो। हाँ, लग गई है किसी को। भागो। गौर करने वाली बात यह है कि ये धमाका जिस घर में हुआ, उससे कुछ ही घंटों पहले आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। रविवार शाम को फायरिंग करके निहत्थे हिंदुओं को मारा था। जब फायरिंग की आवाज आई तो ऊपर से कोई चिल्लाने लगा कि अपनी अपनी जान बचाओ, अंदर चले जाओ। हम सब अंदर चले गए। फिर फायरिंग, हमारे घर के पीछे भी फायरिंग बहुत हुई है। हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमारी जो कम्युनिटी है आगे पीछे की जितने भी लोग हैं, उनको दोबारा टारगेट किया जा रहा है। इसलिए प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद कमजोर होने के साथ साथ कायर भी हो गया। इसीलिए पाकिस्तान घाटी के बाद जम्मू में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा है। पहचान पत्र देख करके हिंदुओं को टारगेट किलिंग कर दिया गया। वो लोग घुसे, पूरे मोहल्ले के अंदर गए और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 ब्लास्ट हुए। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकवादियों ने रविवार सुबह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवान से राइफल छीनी। रविवार शाम को आतंकवादी सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंकते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के डांगरी गांव में 4 हिंदुओं की हत्या कर देते हैं। वहीं इसी गांव के एक घर में अगली सुबह धमाका करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आपको दिखा दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खून भरे दाग हैं यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। क्या है? आईडी ब्लास्ट हुआ है वहीं पे। जिस घर में धमाका होता है उससे चंद पहले ही आज तक संवाददाता कमलजीत संधू उससे निकली थी। देखिए। क्या है? आईडी ब्लास्ट हुआ है वहीं पे। वो सारे कितने मरे वहां पे हैं? आईडी ब्लास्ट हो गया। ओ तेरी आईडी ब्लास्ट। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर रात को मारे गए थे, एक टारगेट किलिंग है। अगर रात को मारे गए थे, इनको रात को सर्च करनी चाहिए थी। रात को सर मैडम, इनको रात को सर्च करनी चाहिए थी। अभी ब्लास्ट हुआ है। बहुत बड़ी साजिश है। हमले के ऊपर हमला हुआ। सवाल है कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर लगाम लगी है तो फिर 24 घंटे में 4 वारदातों का क्या मतलब है? क्या कश्मीर के बाद जम्मू में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? हिंदुओं की टारगेट किलिंग क्यों की जा रही है? अब इस घर को देखिए, जिसके 2 नौजवानों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इस हमले के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। आतंकवादियों ने इन घरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जो काले रंग के इस गेट को भेद कर अंदर चली गई।
हम इस वक्त मृतक दीपक के घर के बाहर हैं। यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है, लेकिन खून के दाग लगे हुए हैं। और अगर यहाँ से देखा जाए तो खून के दाग अंदर भी हैं और AK-47 की जो बुलेट कवर है, बुलेट शेल है, वो भी वहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पर दुखों का तांता लगा हुआ है। परिवार वाले गए हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और बाकी हैं। आपको सुनाई पड़ा था गोली जब चली थी? फायर हुए, बहुत फायर हुए थे। हमने सुना, हम अंदर भाग गए। तो ताई जी की रोने की आवाज आ रही थी कि मेरे बच्चों को कोई बचाओ। तो यहाँ पे गोलियों की आवाज से जब गूंजा ये पूरा गांव, तो लोग अपने घर में जाके छिप गए। लोगों ने बताया कि रविवार शाम आतंकवादी आए और लोगों को घरों से बाहर निकाला। सभी के आधार कार्ड देखे और 4 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हो ही रहा था कि उसके पास धमाके से लोग दहल गए। जांच की जा रही है। पहली तो 2 चीज हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। दूसरा, जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, अब जो टोल है वो 5 हो चुका है। पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा का जो घेरा है, और खास तौर पे डॉग स्क्वाड हो या फिर बाकी चेकिंग है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो, वो सब लगाया गया है। सीनियर ऑफिसर्स इस वक्त स्पॉट पर हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में जो सीनियर हैं वो आए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब मुद्दा जम्मू में भी हिंदुओं की सुरक्षा का हो गया है। इसीलिए सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए उपराज्यपाल ने पहले प्रदर्शन करने वालों से मुलाकात की और फिर वो पीड़ित परिवार के घर भी गए। आपको भरोसा देता हूँ कि 100 साल तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई तक जाकर जितनी कठोरतम और प्रभावी कार्रवाई संभव है वो की जाएगी। परिवारों को अपना परिवार मान करके प्रशासन जो भी करना होगा वो निश्चित रूप से होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए आर्मी की पिकेट और ग्राम रक्षा समिति को सशक्त बनाने का फैसला किया गया है। राजौरी से शक्ति शर्मा और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ कमलजीत संधू, राजौरी, आज तक। तो आतंकवादी जम्मू में आधार कार्ड देखकर आम लोगों की हत्या कर रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं ताकि कश्मीर चर्चा का विषय बना रहे। आतंकवादियों की इस बौखलाहट का बड़ा कारण है, और कई कारण, जिनमें अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर का अमन चैन सबसे बड़ी बात है। ये तो और स्पीकर साहब शिद्दत पकड़ेगी, ये तो अब और लेवल पे चली जाएगी कि ये बड़ा सीरियस इशू बन गया है। वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे, और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिरे 3 साल बीत चुके हैं, क्योंकि कश्मीर में बगावत की भविष्यवाणी करने वाले इमरान खान खुद भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चिंता कश्मीर से ज्यादा सत्ता बचाने और देश के खाली होते खजाने को लेकर है। दुनिया के हर बड़े मंच पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है, तो पाकिस्तान की सेना को तहरीक तालिबान पाकिस्तान खुलकर ललकार रहा है। तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है। कुल मिलाकर कश्मीर पर पाकिस्तान का हर दांव फेल हो गया है, वो बैकफुट पर है। इसीलिए कश्मीर में अब टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है ताकि कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखा जा सके। इसीलिए जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं की टारगेट किलिंग बढ़ी है। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 29 आम लोगों की हत्या की, जिसमें 6 हिंदू और 8 दूसरे राज्यों से आए लोग शामिल हैं। अगर कहें कि कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई है तो कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश आतंकवाद के एक नए रूप को खड़ा करने की है, जिसमें गोली चलाने से पहले दहशतगर्द ये पता लगाते हैं कि सामने हिंदू है या मुसलमान। ओ भैया जी, मेरे देवर की डेथ हो गई है, 3 और हैं गांव के, 4 आदमियों की डेथ हो गई है। आए भैया जी, भैया जी कितने लोग थे जी? कितने लोगों पे फायरिंग की? 2 लोग थे भैया, गेट से अंदर फायरिंग किया उन्होंने। ये देखो ना, निशान पड़े हुए हैं। ये सब तरीके सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गए हैं। नए चेहरे के आतंक की अहम कड़ी
ओवरग्राउंड वर्कर हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि राजौरी के डांगरी गांव में आतंकवादियों ने जिस तरह से हिंदुओं को मारा, उसने राज्य को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त करने के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। जबकि साल 2022 में आतंकी संगठनों में भर्ती होने वाले भटके नौजवानों की संख्या 100 रही, जो पिछले साल की तुलना में 37% कम थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस साल आतंकवादी संगठन में शामिल हुए 65 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 17 गिरफ्तार हो चुके हैं और अब सिर्फ 18 ही सक्रिय हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 6 सालों में ये आतंकी संगठनों में शामिल होने वालों की सबसे कम संख्या है। इस तरह घाटी में स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में तेज गिरावट आई है। अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फॉरेन टेररिस्ट होने की संभावना है। ऐसा लोगों से बातचीत करके लग रहा है कि वो उनकी जो भाषा है वो ठीक से उनको समझ में नहीं आ रही थी। हो सकता है फॉरेन टेररिस्ट। इस साल आतंकवादियों की मदद करने वाले 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस तरह आतंकवादी गहरे दबाव में हैं और बौखलाहट में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। राजौरी से शक्ति शर्मा और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ कमलजीत संधू, राजौरी, आज तक। आपने देखा कि कश्मीर पर पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ गया है और यहां तक कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वही उसे आंख दिखा रहा है। बस अब से थोड़ी देर पहले तालिबान ने बांग्लादेश के युद्ध के बाद पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि अगर तालिबान पर आंख टेढ़ी की तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल पाकिस्तान के एक मंत्री ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के अफगानिस्तान में घुसकर सफाया करने का बयान दिया, जिस पर तालिबान ने उसे तुरंत आईना दिखा दिया। जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनने के बाद 2 बार पीओके का दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद तमाम आशंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। क्योंकि इस साल जम्मू कश्मीर में चुनाव भी है, तो G20 से जुड़े कई कार्यक्रम भी जम्मू कश्मीर में होने वाले। टारगेट किलिंग के साथ पार्ट टाइम आतंकवादी कश्मीर की नई समस्या बन गए। मुझे लगता है पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरीके से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, 35A हुआ, कि भारत और स्पेशली कश्मीर के अंदर एक तरीके हिंसा फैलेगी, वो हिंसा नहीं फैली। वह उसको आश्चर्य हुआ कि ये इतना सब कुछ करने के बाद कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से टूरिज्म हुआ है, जिस प्रकार से लोग खुलेआम वहाँ पे चल रहे हैं, अगर आप खुद जाकर के देखें कश्मीर के अंदर, आपको लगेगा ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी के माफिक लगेगा और लोग बाकी खुश नजर आएंगे आपको। ये पाकिस्तान से देखा नहीं जाता। सरकार ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की जो मुहिम शुरू की थी, उसे 2022 में तगड़ा झटका लगा। एक के बाद एक आतंकी हमलों ने कश्मीरी पंडितों का हौसला और भरोसा दोनों डिगा दिया। कब तक बार बार अपनी गुहार लगाते रहेंगे? इसी एडमिनिस्ट्रेशन से बोल सकते हैं, किसको बोले और किसको बोले? हम कैसे बोले, कैसे समझाएं? कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश है, हिंदी है, कौन सी? सारी पूरे इंडिया की लैंग्वेजेस में समझा चुके हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने हाइब्रिड आतंकवादियों का इस्तेमाल किया, जिन्हें पहचान पाना और पकड़ पाना बड़ी चुनौती है। कोई भी अगर सोचता है कि आकर के कश्मीर के अंदर बस सकता है, वो ना आए, यही उसका मकसद है। और एक को मारना और हजारों को डराना, ये मकसद है टारगेट किलिंग का। मुझे नहीं लगता है, चाहे वो उनको मुखबिर बोले, ये नहीं जरूरी कि कश्मीरी पंडित ही मारे जा रहे हैं, माइग्रेंट लेबर भी मारा जा रहा है, कई एक लोग जो पुलिसमैन हैं वो भी मारे जा रहे हैं। मकसद उनका ये है कि डराना। 2023 में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी एजेंसियों में तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद बेमानी होगी। इसीलिए उससे निपटने के लिए सतर्क रहना नए साल सुरक्षा बलों की चुनौती रहेगा। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।